नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो सीएससी वालों के लिए। सीएससी जनसेवा केंद्र, आधार केंद्र या पैसा विड्रॉ करने का काम करते हैं, पैसा निकासी का काम करते हैं आधार के थ्रू, अंगूठा के थ्रू लगा के। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए, आम आदमियों के लिए नहीं है। अगर आम आदमी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो ये वीडियो आप कंपलसरी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप देखिएगा, पूरा देखिएगा। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखते और आप इग्नोर करते तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। तो ये वीडियो है एपीएस के रिलेटेड। अगर आप आधार से पैसा विड्रॉ करते हो अंगूठा लगे के, तो वेल एंड गुड कि आपको किसी भी प्रकार का आपको फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। दूसरे बात में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कस्टमर का पैसा आधार से अंगूठा लगा के पैसा विड्रॉ करते हैं और बाद में कस्टमर को बोलते हैं कि नहीं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो ये गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है। आप कस्टमर का पैसा इस तरह विड्रॉ करके आप उसको झूठ नहीं बोल सकते। आपको कस्टमर हक का पैसा देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आज नहीं तो कल आपकी आईडी ब्लॉक होगा, आपके ऊपर 420 का केस चार्ज होगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, इस तरह का हरकत कर रहे हो तो गलत है। आप कस्टमर हक का पैसा आप नहीं कर सकते हो। आपको अगर उसके अकाउंट में पैसा अगर आपने विड्रॉ किया हो तो उसका उसका जो हक का पैसा आपको देना होगा। अगर वो उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया तो आपके ऊपर 420 का केस भी दर्ज होगा और आपकी आईडी हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा या तो कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो इसे बंद कर दो। दूसरा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आधार के थ्रू है, बट ये थोड़ा अलग है। ये वीडियो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप कस्टमर से पेमेंट जो है यूपीआई से लेते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे शॉप पे आते हैं, जेरोक्स निकालते हैं या किसी भी प्रकार का लेमिनेशन या आधार विड्रॉ करते हैं या आधार का लेमिनेशन करवाते हैं या आधार करेक्शन करते हैं, पैन कार्ड करेक्शन करते हैं। तो हम उनसे पेमेंट जो है अपने यूपीआई के थ्रू लेते हैं। कुछ पेमेंट तो हम लोग डायरेक्ट पोर्टल से ले लेते, तब तो कोई इशू नहीं है। मगर हम अगर पेमेंट अपना पर्सनल क्यूआर कोड पे लेते हैं या हमारे बिजनेस के क्यूआर कोड पे लेते हैं तो ये गलत है। देखो, गलत कहाँ तक है, अगर हम 1500 1500 तक लेते हैं तो तब तो ठीक है, तब तो कोई झंझट नहीं है। अगर उतना पैसा अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाए तो हम सह सकते हैं। देखो, एक्चुअली फ्रॉड क्या हो रहा है पता है क्या? लोगों को हम लोग क्या आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आते हैं, हम गूगल पे, फ़ोनपे से उसे डीएमटी करते हैं। डीएमटी मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। बहुत सारे वीएलई और जन सेवा केंद्र वाले जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो पैसा बचाने के लिए गूगल पे, फ़ोनपे से उनको डीएमटी कर रहे हैं या किसी और को मनी ट्रांसफ़र करें। तो अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ इससे ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल इनकम टैक्स वाला आपके ऊपर फ़ाइन करेगा, बहुत गंदा फ़ाइन करेगा। 200% का पेनल्टी है। अगर आप ये कर रहे हो तो इसे बंद कर दो, क्योंकि कल आपको जस्टिफाई देने में प्रॉब्लम होगा। कल अगर किसी टेररिज्म फंडिंग में आपका पैसा यूज़ होता है और आपने इसको डायरेक्ट फंडिंग किया है तो भी आप फंसोगे। या कल इनकम टैक्स जीएसटी ऑफिसर आपको जस्टिफिकेशन मांग लिया तो आपको देने में भारी पड़ जाए। इसके लिए आप सीएससी के वीएलई हो तो आप सीएससी में जो डीजीपे है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डीजीपे नहीं चलाना चाहते, आप सीएससी के साथ काम तो कर रहे हैं बट डीजीपे में नहीं काम करना चाहते, या डीजीपे के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम है या आपका बार बार पैसा फंसता, आप डीजीपे नहीं यूज़ करना चाहते तो मत कीजिए। कोई इशू नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा है, ठीक है। आप उसके लिए पे नियर बाई है, रैली पे है, फिनो पे है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इस तरह के पेमेंट गेटवे आज के डेट में मार्केट में मिल रहा है। इसके साथ साथ डायनामिक क्यूआर कोड ये कंपनी आपको प्रोवाइड भी कर रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। डायनामिक क्यूआर कोड ज़्यादातर के बैंक प्रोवाइड करता है, बट आज के डेट में बैंक सेफ़ नहीं है। तो अगर आपको डायनेमिक क्यूआर कोड लेना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप पे नियर बाई हो या रैपी पे हो, फिनो पे हो, रैली पे हो, स्पाइस मनी हो, इन सब से आप ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरे में क्या, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पे जो है, आप अगर अननोन पर्सन जो भी आपके शॉप पे आता है वो आपके लिए अननोन है। आपके रेगुलर कस्टमर तो ठीक है, आप पहचान गए हो, यहाँ पे रहता है या वहाँ रहता है, कहाँ रहता है, आपको सब पता है। जो अननोन पर्सन है, फर्स्ट टाइम आया है और वो आपके क्यूआर कोड पे पेमेंट करता है, वैल्यू 1500 के ऊपर। देखो, जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर या जेरोक्स की दुकान पे 10 20 30 50, चलो 150 1500 से ज़्यादा बड़ा अमाउंट का पेमेंट होता ही नहीं है, ये सभी को पता है। इससे बड़ा अमाउंट का तभी पेमेंट होता है अगर आपने किसी प्रकार का टिकट या सब निकाले हो तो ही पेमेंट होता है। आप अगर 1500 के ऊपर का अगर पेमेंट लेते हो तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्वाइप मशीन ले सकते हैं, तो आप डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड तो मुश्किल से बहुत कम लोगों के पास होता है, मैक्सिमम लोगों के पास
डेबिट कार्ड होता है जो मास्टर, रुपए और वीज़ा के रूप में होता है। क्रेडिट कार्ड बहुत कम लोग के पास होता है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने पर वो थोड़ा सिक्योर है, तो उसमें फ्रॉड होने का थोड़ा कम चांस है। ज़्यादातर कि यूपीआई से फ्रॉड होने का चांस है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने किसी कस्टमर से साथ में फ्रॉड किया, किसी थर्ड पार्टी के पास साथ में फ्रॉड किया, या उससे चीटिंग करके अगर वो पैसा लाता है, उससे अगर पैसा लेता है किसी भी थ्रू इनलीगल साइट से, या कुछ भी इनलीगल करके उससे पैसा लेता है, अगर वो फर्स्ट पार्टी जैसे साइबर क्राइम में कंप्लेंट करता है, तो वो साइबर क्राइम वाला क्या करते हैं कि उस अकाउंट को वो जो ट्रांजैक्शन है उसे ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं, और वो पैसा जिन जिन अकाउंट में जाता है वो लेयर वाइज सीज होते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी बंदे ने किसी ए के साथ फ्रॉड करके पैसा लाता है और उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो फ्रॉड करता है वो कभी भी अपना अकाउंट नहीं यूज़ करता, वो किसी थर्ड पार्टी का अकाउंट यूज़ करता है, जिसका मोबाइल नंबर उस अकाउंट से जुड़ा होगा और उसके पास होगा। वो रेंट पे लेके प्रोसेस करते हैं, रेंट पे किसी का अकाउंट लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रेंट पे जो लेने के बाद लेते हैं, उस पैसा उसमें आता है, और वो पैसा जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ वो फंडिंग करते हैं, जहाँ जहाँ वो स्पेंड करते हैं, वो अकाउंट सीरियल लेस बाय जो है सेज होता रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला फ्रॉड है क्या है। तो जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप बैंक में जाते हो, बैंक वाला सीधा आपको बोलेगा कि हमें नहीं पता, साइबर क्राइम की तरफ से आपका एक मेल आया था उनकी तरफ से कि ये अकाउंट को पर्टिकुलर अमाउंट को जो है सीज़ किया जाए। देखो, जो अकाउंट साइबर क्राइम वाला जब आपका अकाउंट सीज़ करता है ना, वो पूरा अकाउंट को सीज़ नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को लेके सीजिंग होता है। पर्टिकुलर जो अमाउंट होता है उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट बोलते हैं। देखो, डिस्प्यूटेड अमाउंट वो जो है वो सीज लीन मार्क करता है, बाकी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जो बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, जिसे आज की डेट में मुंबई सुप्रीम कोर्ट, और एक केरला सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। अगर इस तरह का अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो जो साइबर क्राइम ऑफिसर है और बैंक है, वो सिर्फ एक डिस्प्यूटेड अमाउंट, जो फ्रॉडुलर अमाउंट है, उसको उनकी भाषा में डिस्प्यूटेड अमाउंट बोलते हैं, उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन मार्क करके अकाउंट को एक्टिवेट ही रह सकते, आप पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। एक इसी तरह का केस मेरे साथ हुआ था। एक अननोन पर्सन आया था, उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, तब उससे मैंने अपना क्यूआर कोड शेयर किया, और जैसे उसने क्या किया, मेरे क्यूआर कोड पे जब उसने पेमेंट किया तो मुझे 15-20 दिन बाद मेरे अकाउंट में जो है सीज लग गया, सीज ने लीन मार्क लग गया। जब मैंने बैंक से बात किया तो बैंक ने सीधा इनकार कर दिया। बैंक मेरा ऐसा वैसा बैंक में नहीं, मेरा HDFC इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक में मेरा अकाउंट है। उसने सीधा ही हाथ ऊपर कर लिया, बोला हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप साइबर क्राइम में जाइए। जब मैं साइबर क्राइम में गया तो उन्होंने बोला कि सर हमें नहीं पता, आप हमारे हेड ऑफिस जाओ। तो साइबर क्राइम का जो ऑफिसर है वो तो डायरेक्टली आपका हेल्प नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर इधर उधर 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 दौड़ाएगा आपको। फिर आप दौड़ने के बाद में जब उनके ऑफिसर पहुंच ही जाओगे सेंटर में, तो वो बताएंगे कि हमने नहीं किया था, यहाँ से हुआ था, वो आपको बता देंगे एग्जैक्ट आपको। अगर आप इतने सारे जगह पे अगर नहीं दौड़ सकते तो 1930 पे कॉल कर देंगे, तो वो भी आपको बता देंगे कि किस ऑफिसर ने आपका अकाउंट फ्रीज़ किया है, कौन से जगह से हुआ था, उसके ऑफिसर का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कौन से पुलिस स्टेशन से हुआ था, वो सब कुछ उनके पास डेटा है। वो आपको, आप उस ऑफिसर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब मेरे की इस केस में हुआ था, तो मैंने जब उस ऑफिसर से कांटेक्ट किया था, उस ऑफिसर ने मेरे से गाली गलौज से डायरेक्ट ही बात कर लिया। तो मैं अपना अकाउंट तो अनफ्रीज़ कराया, तो मैं कैसे अनफ्रीज़ कराया, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो लीन अमाउंट है, वो मैं अपने अकाउंट में कैसे क्रेडिट किया, वो मैं बताऊंगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, या साइबर एक्सपर्ट के पास या एडवोकेट के पास जाते हो ना, ये वो काम नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर आप किसी साइबर एक्सपर्ट के पास जाते हो या एडवोकेट के पास जाते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज़ करने का आपका प्रोसेस करवाएगा। अनफ्रीज़ कैसे करवाएगा, वो एक लीगल नोटिस लोकल पुलिस स्टेशन, जो जिस पुलिस स्टेशन के थ्रू हुआ था, वो वहाँ आपका एक पिटिशन देगा। पिटिशन देने के बाद में अगर उनको लगता है तो वो कर सकते। पिटिशन देने के बाद में, इसलिए वो पिटिशन उनका एक्सेप्टेड होता है। सेक्शन 102 जो होता है, सेक्शन जो 102 है साइबर क्राइम के रिकॉर्ड में, ये 10 के थ्रू आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट किया जा सकता है, बट डिस्प्यूटेड अमाउंट वो रिक्रेडिट नहीं कर सकता। रिक्रेडिट दो तरीके से होता है, या तो साइबर ऑफिसर आपको एनओसी दे दे, दूसरा अगर आपको उस पुलिस स्टेशन के जुडिशनल का जो कोर्ट आता है, वो कोर्ट अगर एनओसी अगर पुलिस वाले को दे, तब हो सकता है, नहीं तो आपका नहीं होगा, आपका पैसा लीन मार्क नहीं कर सकता।
कोई भी एडवोकेट ऐसा लिख के नहीं दे सकता। अगर मैं जैसा बताऊँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट 2-3 महीना या 6 महीना जाएगा, मगर 100% होगा। इसमें खर्चा सिर्फ 240 रुपये होता है। महज 240 रुपये में आपका अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएगा। आप किसी एडवोकेट से अगर आप मिलते हो, अगर एडवोकेट में अगर सच में दम वाला होगा, तो आपका अकाउंट वो हफ्ता 15 दिन में चालू कर देगा। बट वो एक ही शर्त पे चालू कर सकता है, 102 सेक्शन का जो है इस बिहाफ पे वो चालू कर सकता है। और ये 102 जो सेक्शन है वो केरला सुप्रीम कोर्ट और मुंबई का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट के फेवर में अगेंस्ट में वो आपको साइबर पुलिस जो है आपको एनओसी देगा और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। बट वो अमाउंट लैंडमार्क नहीं होगा। तो ये लैंडमार्क जो है विड्रॉ नहीं होगा। अगर आपका जो लैंडमार्क अमाउंट है उससे अगर आप पाना चाहते हो तो आपको एडवोकेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एडवोकेट आपसे 2000, 3000, 5000, 10,000 ले लेंगे, मगर 10 पैसे का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडवोकेट के पास वो दम ही नहीं है। बहुत कम एडवोकेट ऐसे हैं जो जेन्युइन है और वो कर सकते हैं, और जो बोलने वाला एडवोकेट है वो कभी इतना ज़्यादा फीस लेगा भी नहीं, वो आपका कम से कम में काम करवा देगा। मगर जो बंदा 2-3 हज़ार 5,000 बोल रहा है, तो इन चक्कर में जाओ मत। ये अमिताभ बच्चन वाले एडवोकेट है, इनमें दम नहीं है। मैंने गूगल में, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे एडवोकेट है, मगर सभी के फीस इतना है। मैंने सिर्फ मात्र 240 रुपये में अपना अकाउंट अनफ्रीज भी करवाया, प्लस उसी अकाउंट में जो लीन अमाउंट था वो आज के डेट में मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और इस सारे चीज़ों में मुझे 5 महीने लगे। मेरा अकाउंट 5 अप्रैल 2025 में मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ, और 1 सितंबर के दिन वो अकाउंट जो है अनफ्रीज़ हो गया। अब ये अनफ्रीज़ कैसे होगा वो भी बताऊंगा, और लीन अमाउंट रिक्रेडिट कैसे होगा वो भी बताऊंगा, और आपको क्या सावधानी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अगर सीएससी और जनसेवा केंद्र या जेरोक्स से या आधार के थ्रू पैसा निकालते हो, तो सबसे पहला आपको 3-4 गलतियां हैं वो आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आधार अपने गूगल पे, फ़ोन पे से किसी अनऑथोराइज पर्सन को पेमेंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। आपको आज नहीं तो कल फाइन होगा, वो भी 200%, और ये आपको इनकम टैक्स वाला करेगा। ऐसा अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सीएससी का, डीजी पे का इस्तेमाल करें, या तो गूगल पे, पे नियर बाई या स्पाइस मनी या रेली पे, रैपी पे, ऐसे बहुत सारे मार्केट में इन चैनलों का यूज़ करें। दूसरा, आप अगर गूगल पे, फ़ोन पे का जो क्यूआर कोड आता है, मर्चेंट क्यूआर कोड है, अगर आपके शॉप पे हो तो आज ही निकाल के फेंको। अगर आप जनसेवा केंद्र चला रहे हो और आप चाहते हो कि आपका अकाउंट सीज ना हो और ऐसा कोई झंझट ना हो, और आप ये सारा काम धाम छोड़ के उनके चक्कर में ना जाए, तो ये आपके पास अगर क्यूआर कोड है गूगल पे, फ़ोन पे का, तो आज ही इसे निकाल फेंको। और उसके जगह पे आपको डीजी पे में डायनेमिक क्यूआर कोड है उसे लगा सकते हो, नहीं तो पे नियर बाई, रैपी पे, रेली पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, और भी ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे है जो जेन्युइन है, आप उनका लगा सकते हो। उसके सिवा आप किसी का इस्तेमाल न करो। इसमें क्या होगा, इन केस ऐसा कुछ होगा तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास एक लाइसेंस है, इस वजह से वो आपके अकाउंट में सीज नहीं लगा सकते। होगा तो उनका होगा, तो ये वो जो अकाउंट है वो उनका होगा, आपका नहीं होगा। वो केस आप तक नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो रेली पे का जो अकाउंट होल्डर है या पेनियर का भाई जो अकाउंट है वो आनंद बजाज का है, आनंद बजाज का जो अकाउंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सिक्योर है, वो अकाउंट लीन होगा। आपके अकाउंट से कुछ नहीं होगा, आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो अगर आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको लेना मजबूरी है, तो आप इन कंपनियों का क्यूआर कोड लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, पैसा तो आएगा मगर आपके अकाउंट में नहीं आएगा, उनके अकाउंट में आएगा, और वो बूमरैंग की तरह घूम के आपके पास आएगा। मगर इससे क्या होगा कि साइबर क्राइम पुलिस को ये नहीं पता चलेगा कि ये पैसा आया और कहाँ गया, क्योंकि इसकी अथॉरिटी सिर्फ आपके पास है और पेनियर का जो ओनर है उसके पास है, बैंक के पास नहीं है। वहाँ पे बैंक का नाम दिखेगा मगर बैंक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग तरीका का अकाउंट है। तो इस अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आप सेफ हो, आपका अकाउंट सीज नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा, इससे और कुछ नहीं होगा। मगर आपको इतना दूर दौड़ना, वो सब झमेला ये सब नहीं करना पड़ेगा। जो भी है कंपनी करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं। तीसरा चीज़ है कि आप है ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सकते हैं, डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट ना ले।
अगर लेते हो तो 1500 के अंदर का ही पेमेंट लो, उससे बड़ा अमाउंट रहे तो सीधा उसे इग्नोर कर दो। अगर आप फिर भी वो कस्टमर आपको देना चाहते तो सर उनको एक ही रिक्वेस्ट करो, सर आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अंगूठा लगाइए, हम आपसे पैसा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, या तो अपना डेबिट कार्ड दीजिए, अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, या तो प्रीपेड कार्ड दीजिए। आप इस माध्यम से पैसा लीजिए, या तो इन सबसे जमीला बेस कैश में आप ले लीजिए, झंझट खत्म। अगर आप डायरेक्ट उनसे अगर अपना क्यूआर कोड देते हो, कल अगर वो अनऑथराइज बंदा अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में कर देता है, आपका अकाउंट तो सीज होगा, प्लस आपने उस अकाउंट से जिन जिन लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा रहेगा वो भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड अमाउंट जिन जिन अकाउंट में जाएगा वो लेयर बाय लेयर वो अकाउंट फ्रीज होगा। तो आपको अगर ऐसा कर रहे हो तो आप ये चीज़ों का सावधानी रखें। दूसरी बात, आपने अगर मान लीजिए पैसा ले चुके और आपका अकाउंट सीज हो चुका है, तो सबसे पहला एक काम कीजिए, आपके नियरेस्ट साइबर ऑफिस में जाइए, उन्हें ये पूछिए कि मेरा अकाउंट जो है फ्रीज किस पुलिस स्टेशन से हुआ था, किस जुडिशनल पुलिस ऑफिसर के पास हुआ था, उसके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर उन्होंने अगर कांटेक्ट मतलब आपने किया बट उन्होंने आपको इग्नोर किया या आपको रिस्पॉन्स नहीं करे, तो आप उनको मेल कीजिए, एक बार नहीं 100 बार मेल कीजिए। अगर वो तभी भी जवाब नहीं देते तो लास्ट और एक फाइनल वार्निंग है, लास्ट और फाइनल रामबाण इलाज है, जिसके बाद तुम्हारे को वो मेल करेगा। क्योंकि मेरे साथ जैसा जब हुआ तो मैंने उसे कांटेक्ट किया बट वो मेरा रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैंने प्रोसेस किया, मगर कैसे किया वो भी बताता हूँ। सबसे पहला आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा एक साइबर का फ्रॉड हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, मुझे बाद में पता चला। लोकल पुलिस में आप एक एनसी लिखिए, एनसी मतलब होता है नेचुरल केस। कुछ स्टेट में एनसी लिखा जाता है और कुछ केस में स्टेशन डायरी बनाया जाता है। स्टेशन डायरी एक एनसी है बट उसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं, बट आपको एक लोकल पुलिस स्टेशन को आपको ये बताना होगा कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी लाना होगा। जैसे कि अभी मैं उड़ीसा में हूँ, तो मैंने अपना लोकल पुलिस में मैंने इन्फॉर्म किया, हालांकि लोकल पुलिस ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे उसके लिए लोकल पुलिस ने तो मेरा पहली बार में केस ही नहीं लिया। वो तो सीधा यही बोले कि मैं आपका केस समझ ही नहीं पा रहा हूँ कैसे हुआ। तो मैंने चीफ मिनिस्टर का सहारा लिया और चीफ मिनिस्टर ने जैसे ऑर्डर दिया तो लोकल पुलिस ने कान पकड़कर उसने वो एनसी लिखा। दूसरी बात में, जब आपके पास वो एनसी की कॉपी आ जाए तो वो सारे डेटा लेके ईमेल कीजिए, आपका जो अकाउंट सीज किया था उसे मेल कीजिए। अगर वो मेल का रिस्पॉन्स नहीं करता, एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार कीजिए, नहीं करता, तो आप उस स्टेट में जितने भी आईएएस और आईपीएस का ईमेल आईडी ढूंढिए। जैसे कि मेरा जो है वेस्ट बंगाल का था, मैंने वेस्ट बंगाल के जितने भी आईएएस आईपीएस थे मैंने सभी को मेल मार किया। साथ में सीसी में उनके यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का, उनका नाम है ममता बनर्जी, मैंने उनको भी मेल पे रखा। प्लस उनको रजिस्ट्री लेटर मैंने भिजवाया था, उन्होंने रिसीव किया था। उनके तरफ से मुझे कंफर्मेशन आया कि हम बात करते हैं ऑफिसर से, बस उसके बाद कुछ नहीं किया गया। तो आपका अगर जिस स्टेट से होता है उस स्टेट का जितने भी आईएएस आईपीएस है उनको सीसी पे रखिए। अगर आप सीसी पे रखते हो तो उसे देना जवाब भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो बंदा है वो रिप्लाई देगा, आपको 101% देगा। अगर वो नहीं दिया तो बाद में इंक्वायरी उसी का हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका पटना में है या बिहार से या महाराष्ट्र से या किसी भी स्टेट से अगर आपके अकाउंट में इस तरह का होता है, तो उस स्टेट का जितने भी आईएएस आईपीएस है, जितने भी हाई रैंक के, सभी को सीसी पे रखिए और उसे मेल कीजिए। एक बार नहीं 10 बार कीजिए, वो रिप्लाई देगा, 101% देगा और डायरेक्ट देगा, आपको पूछेगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, तो उससे जस्टिफाई कीजिए, उसकी सर को बताइए सर मुझे इस बारे में नहीं पता। और आप उस क्रिमिनल जो क्राइम हुआ है, जो भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं। ऑफिसर उस चीज़ को सर्च करेगा, उसमें कार्रवाई करेगा। अगर उनको लगता है कि हाँ आप इन चीज़ों में आपके कोई इन्वॉल्व नहीं है, आप जेन्युइन हो और आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, अनजाने में हुआ है, अगर उसको सर्च लगता है सही लगता है, तो वो एनओसी डायरेक्ट आपके बैंक को भिजवा देगा और आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अगर इन सब करने के बाद में अगर वो एनओसी नहीं देता है तो एक और इलाज है जिससे हो जाएगा। आप आरबीआई के ग्रीवेंस टीम में जाके आरबीआई नोडल ऑफिसर को जो है कंप्लेंट डालिए, आपको वहाँ से भी आपका अकाउंट चालू हो सकता है। और अगर वो भी नहीं होता है तो संजय मल्होत्रा जी जो है आरबीआई के गवर्नर है, आप आरबीआई के गवर्नर को एक रजिस्ट्री भेज सकते हैं। मगर आज की डेट में आज 8 सितंबर 2025 है, अब रजिस्ट्री बंद हो चुका है।
तो अब चलता है स्पीड पोस्ट। आज स्पीड पोस्ट में कर सकते हो आप, इंडिया के किसी भी कोने में रहो, आप एक आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनको आपका जो भी डिटेल्स है आप लेटर के ज़रिए उनको मेल के स्पीड पोस्ट कीजिए। 41 रुपीज़ खर्चा होता है। आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा को भेजिए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है और बैंक मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और आपका जो आरबीआई का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके अपना एक ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए, वो ग्रीवेंस का नंबर वहाँ मेंशन कीजिए। आरबीआई की तरफ से आपका जो लोकल बैंक है, जो आपका होम ब्रांच है, वहाँ एक नोटिफिकेशन जाएगा आरबीआई के गवर्नर के थ्रू कि आपका अकाउंट जल्द से जल्द एक्टिवेट कीजिए। आरबीआई का गवर्नर अगर मेल करता है तो बैंक उसको इग्नोर नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। 101% आपका चाहे कोई भी बैंक हो, कितना भी फालतू बैंक होने दो, मगर वो आरबीआई के आया हुआ नोटिस का इग्नोर नहीं कर सकता। आपका अकाउंट चालू करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा और 72 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट 101% चालू हो जाएगा बिना एनओसी के। आपका जुडिशनल ऑफिसर अगर आपको एनओसी ना दे तो आरबीआई का गवर्नर ने अगर आपको लिख के दिया है, आपके लोकल बैंक को, लोकल ब्रांच को, जो भी आपका ब्रांच है, वो अगर आपको मेल करता है आरबीआई के गवर्नर के थ्रू, तो आपका अकाउंट 101% चालू होगा। अब आरबीआई को आप मेल कैसे करना है, आप ये गूगल में सर्च कीजिए। मैं इसमें वीडियो के ज़रिए नहीं बताऊंगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर को किस तरह मेल किया जाए। देखो, गवर्नर चेंज होता रहता है पर पॉलिसी चेंज नहीं होता, और इतनी जल्दी तो नहीं होता। दूसरी बात में, ये जो प्रॉब्लम है ये आरबीआई के गलती की वजह से आपके साथ हो रहा है। ये फ़ोन पे की लापरवाही और आरबीआई के कुछ मिस्टेक के वजह से हो रहा है। आरबीआई इस चीज़ को जानता है बट क्यों नहीं उसकी सॉल्यूशन कर रहा है मुझे नहीं पता। वो क्यों इस चीज़ का हल क्यों नहीं है, जबकि इतना सिंपल है, मगर वो क्यों इसका लापरवाही कर रहा है ये मुझे भी नहीं पता। मगर आरबीआई का गवर्नर आपकी हेल्प कर सकता है। आप आरबीआई के नोडल ऑफिसर को मेल कीजिए और वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि बैंक को आप पहले लेटर दीजिए, बैंक से रिसीवर लीजिए। अगर बैंक आपको डिनाई करता है तो उस लेटर को एक्नॉलेजमेंट लगाइए। आई एम श्योर 72 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ जैसा हुआ था तो मैंने क्या किया, आरबीआई के गवर्नर को दिया, आरबीआई के गवर्नर ने दिया। मगर आरबीआई के गवर्नर से पहले जाने से पहले मैंने उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मोहन मांझी करके, उनको मैंने लेटर भिजवाया कि लोकल पुलिस मेरा जो है कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने खोड़दा जो एसपी है उनको भिजवाया और उसके बाद में उस लोकल पुलिस स्टेशन को दिया जो मेरे जुडिशनल में आता है। उस ऑफिसर ने उसका एनसी कॉपी एसपी को दिया, एसपी ने चीफ मिनिस्टर को दिया, तब मेरे पास वो लेटर आया। तो वाया घूम के आया। ऑफिसर चाहता तो 16 घंटे में इस केस को रिजॉल्व कर सकता है। ये जो फ्रॉड केस हो रहा है, इस फ्रॉड केस को रिजॉल्व होने में मैक्सिमम 16 घंटे में रिजॉल्व हो सकता है। मगर पता नहीं हमारे इंडिया के जो पुलिस है, स्पेशल महाराष्ट्र को छोड़ देने के बाद, महाराष्ट्र और बेंगलोर को छोड़ के ना, सब इतने लाचार और निकम्मे क्यों हैं मुझे नहीं पता। सैलरी मिलता है मगर ये लोग काम करना नहीं चाहते। आज के डेट में जो साइबर क्राइम का जो क्राइम है जो बढ़ते रह रहा है, वो हमारे निकम्मी पुलिस की वजह से। जो हमारे लोकल पुलिस है वो यही है। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, यहाँ पे निकम्मी पुलिस के वजह से मैं 5 महीने तक सफ़र किया और 5 महीने तक मैं मेंटली अरेस्ट हुआ। ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा, ये ऑफिसर से मिलो वो ऑफिसर से मिलो, मगर कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने अपना तीसरा रास्ता लगाया और मैंने इस जुगाड़ से मैंने अपना अकाउंट चालू करवा लिया। मगर मैं बैंक के ऊपर प्रेशर बनाए रखा कि भाई अकाउंट तो आपको ही चालू करना है, क्योंकि गलती आपकी है, आपकी बैंकिंग प्रणाली में गलती है। आपने वहाँ पे लूप होल के वजह से आज मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। मगर आप अगर ये जनसेवा चला रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ सब सिंपल है, आप पर्सनल क्यूआर निकाल दो, डायनेमिक क्यूआर कोड चलाओ, झंझट खत्म। इन सारे झंझट से आपका सहारा में हट जाएगा और आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा। और हो भी गया तो आपका उससे कोई लेना नहीं, आपका पर्सनल अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा। दूसरी बात में, अगर आप ऐसा करो तो आप 2-4 बार अकाउंट खोल के रखिएगा कि बिजनेस का पैसा आपके किसी और अकाउंट में आएगा, जो सैलरी है किसी और अकाउंट में आएगा, पर्सनल यूटिलाइज किसी और में जाएगा, लोन का पैसा किसी और अकाउंट में जाएगा। अगर एक अकाउंट पे अगर आप सारा ट्रांजैक्शन करते हो तो आज नहीं तो कल अगर कुछ ऐसा 19-20 हो गया तो आप ही फंस जाओगे, क्योंकि आपकी ईएमआई नहीं जाएगा तो चेक बाउंस हो गया तो बाउंसिंग चार्ज लगेगा, आपकी सिविल खराब होगा, आपकी सैलरी नहीं आएगा। मान लीजिए आपके अकाउंट होल्ड हो गया और नॉन मेंटेनेंस बैलेंस है तो बैंक तो आज नहीं तो कल नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी आप ही से वसूल करेगा। और दूसरी बात है, बैंक सीधा हाथ ऊपर कर लेता है। ऐसे केसेस में है ना, बैंक सीधा हाथ ऊपर कर लेता है। जब मेरे साथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक सीधा हाथ ऊपर कर लिया कि
हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक उनकी तरफ से एनओसी ना आए। तो सोचिए आम आदमी का क्या होगा। मेरे पास इसलिए मेरा अकाउंट जल्द से जल्द हुआ, मेरे पास हाई कॉन्टैक्ट्स है, हाई नेटवर्क, मेरे मेरे पास बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ में मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट के रिलेशन है। क्योंकि मैं ये सीएससी सेंटर चलाने से पहले मैं एक गवर्नमेंट के किसी जगह पे था। मैं आपको बता नहीं सकता इस वीडियो के ज़रिए मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा था। मैं उन चीज़ों को इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। मेरे पास कॉन्टैक्ट थे गवर्नर से लेके सभी के, तो मैंने कॉल पे और लेटर पे ही काम हो गया, तो ज़्यादा मुझे फोर्स करना ना पड़ा। तो इस तरह से मेरा अकाउंट भी चालू हो गया। अगर आपका अकाउंट सीज़ है साइबर क्राइम के थ्रू, तो मैंने इसमें जो भी आपको चीज़ें बताया आप वो इस तरह कीजिए, आपका अकाउंट चालू हो जाएगा और डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। मत डिस्प्यूटेड अमाउंट में ना कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास पावर था, पहुंच था, तो इसलिए हो गया। अब कुछ केस में, आपके केस में क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, ज़्यादातर के मोस्टली केस में क्या होता है कि आपका लीन मार के ना तब तक रहेगा जब तक वो केस क्लोज ना हो जाए। जब वो अपना केस अगर विड्रॉ कर लेता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो लीन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब उसका केस विड्रॉ होगा तभी होगा। या तो आप उसको उसका पैसा रिफंड कर दो, आपका जो ऑफिसर है वो आपको एनओसी दे देगा। ये दो तरीका है, तीसरा इसमें कोई नहीं। या तो उसका पैसा रिटर्न कर दो, या तो आप पेशेंस बनाए रखिए, कूल माइंड रहिए, दिमाग को शांत करके। क्योंकि अमाउंट आपका चाहे 10 रुपये है 10,000 है, मगर आपको दिमाग को शांत रखना होगा। किसी भी सीनियर अथॉरिटी को गाली गलौज या रॉन्ग जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेशेंस रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे गलती किसी और ने किया है, सफ़र आप कर रहे हो। तो इस झंझट से अगर आपको निकलना है तो दिमाग को पहले शांत करना होगा। क्योंकि आप गाली गलौज या कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देते हो तो आप फंस सकते हो। अगर आप फ्रॉड नहीं हो, आप जेन्युइन हो, आपने जो भी काम किया हो जेन्युइनली किए हो, आप इस प्रोसेस से आपका कोई लेना देना है, तो आपको पेशेंस बनाए रहना है। आपको आज नहीं तो कल वो पैसा आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। मगर आपको पहले ये जानना होगा कि किस पुलिस स्टेशन ने ये आपका अकाउंट सीज़ किया है, और पुलिस किस जुडिशनल में आता है, और वो ऑफिसर कौन है। आप उससे जस्ट कांटेक्ट करना होगा, उससे जो भी डिटेल्स है वहाँ से उनसे लेना होगा। मगर यहाँ पे आप किसी एडवोकेट और किसी भी वकील और उससे सहायता नहीं लेना है, क्योंकि ये सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं। क्योंकि अगर ये एडवोकेट के सहारे अगर आप लोग हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस जुडिशनल ऑफिसर को जाके वो एक नोटिस से पिटिशन देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, आप 3,000 5,000 देके अगर किसी एडवोकेट को देता है, कल अगर लीगल नोटिस के सिवा वो कुछ कर सकता है? नहीं करेगा। आप उनसे एडवोकेट से बोलो कि भाई मेरे को राइटिंग में दे कि मैं 5,000 देने के बाद में मेरा अकाउंट तो फ्रीज़ हो, अनफ्रीज़ कर ही दोगे, वो जो लीन मार का अमाउंट है वो मुझे देना नहीं पड़ेगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कभी भी एडवोकेट वो लिख के नहीं देगा, क्योंकि उसे ये पता है कि हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के आगे जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे वो जा ही नहीं सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आगे जा ही नहीं सकते। और वो क्या जाएंगे, पिटिशन तो देने के सिवा उनके पास कुछ एविडेंस ही नहीं है। वो इन चीज़ों को अगर मान लीजिए केस, तो ऐसे आपके जैसे हज़ारों केस है, तो वो सबके नहीं कर सकते। अगर आप उनसे ज़्यादा अगर कुछ भी आर्गूमेंट करोगे तो बोलेगा एक काम कर, जाके किसी और से करवा ले, पैसा तो आपको रिफंड नहीं देने वाले। आप क्या उसके लिए भी आप दूसरा क्रिमिनल केस करोगे? तो इनसे अच्छा ये एडवोकेट वकील के से है ना दूर ही रहो। इनसे आपका अकाउंट कभी भी आपका नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन एडवोकेट के चक्कर में जाओगे ना तो आपका कभी भला नहीं होगा ना वो खुद सा तो नहीं करेंगे, मगर आपका भी नहीं करेंगे। आपको ऐसा लूटेंगे कि आप बोलोगे लास्ट में भाई तू रहने ही दे। वो तो 10 गए, प्लस और भी उनके चक्कर में जाओगे तो जो बचा कुचा वो भी चले जाएगा। इन एडवोकेट और वकीलों को पहले उनको उनका रास्ता दिखाओ, अपना केस खुद लड़ो। क्योंकि संविधान में है आपका एक नियम है अपना केस खुद स्टडी करने का। अगर आप में दम है और आपके सोच में भी दम है, अगर आप कर सकते हो तो अपनी कानूनी कार्रवाई खुद कर सकते हो। मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई खुद किया, सिर्फ महज 240 रुपये में मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज भी करवाया, और 5 महीने के अंदर मेरा जो अमाउंट जो विड्रॉ हुआ था, सीज हुआ था, जो लीन मार्क हुआ था, उससे भी विड्रॉ करवाया। मेरे पास है, और मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इसी मोबाइल में ही है। और मैं एक्चुअली नहीं इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि शायद आप उस ऑफिसर को कुछ टैग कर दो तो फिर वो शायद कुछ बुरा मान जाए कि हमने तो कर दिया तो पब्लिसिटी क्यों किया।
तो शायद मैं आपको इस वजह से सिक्योरिटी पर्पस नहीं दिखा रहा हूँ, बट मेरे पास मिल चुका है, मेरा पैसा मिल चुका है। वो ये चीज़ें मुझे किसी ने बताया कि एक वेली है, उन्होंने भी ऐसा कारनामा किया था और उसके 90,000 अटके हैं और आज तक वो विड्रॉ नहीं हो पाया। तो मैं उनसे कहा कि मैं रिक्वेस्ट ऐसा बोल तो नहीं सकता, वीडियो बना के दे दूँगा, तो इससे वो देख के अपना केस खुद ही कर सकते हैं स्टडी, और इस वीडियो को देखते ही दूसरे लोगों का भी मदद हो जाए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, अगर मैंने क्या गलती किया वो आप समझिए, और आपको क्या नहीं करना है वो भी समझिए। और फ्यूचर में ये फ्रॉड बढ़ते रहेगा, इसको रोकने का जो पावर है वो आरबीआई के गवर्नर के पास है। मगर गवर्नर जो है आज के डेट में, आरबीआई का जो गवर्नर है वो मोदी जी का ही है, अंधभक्त है। ठीक है, मैं आपके मुंह पे खुला बोलता हूँ, वो मोदी जी का एक अंधभक्त है, वो नहीं कर सकता। वो करना चाहे तो कर सकता है, मगर वो नहीं करेगा। ठीक है, और हमारे जो इंडिया का जो कानून है वो लाचार और निकम्मे इन लोगों से भरती है, और इन लाचार निकम्मे सिर्फ रिश्वत की बात सुनते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर है, जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है, ये सिर्फ अमीरों के लिए, वीवीआईपीओं के लिए, गरीब के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, तो इनके पास जाओ ही मत, ये तो सिंपली आपका नहीं करेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है आप खुद देखो, सोचो समझो कैसे करना है करो, बट इन लोगों के पास जाके ना कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, वो आपको समझेंगे नहीं। ये सिर्फ अमीरों के चाटने के लिए, आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ ये जो आप मिडिल क्लास है वो सिर्फ दो ही काम अच्छे से कर सकते हैं। तो आप किसी सीनियर के पास मत जाइए, सीनियर सीधा आपको वो धक्के मार के निकाल देगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो जितने भी इंडिया में आईएएस आईपीएस है, कुछ दो चार को छोड़ के ना सबके सब करप्ट है। ये सिर्फ आपसे पैसा लेना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। अगर इनमें अगर सच में दम होता है, काबिलियत होता ना, तो आज 1 रुपया भी किसी रोड पे गिरा हो ना तो उठा नहीं सकते। विदेश में कानून इतना कम मजबूत है और इंडिया में कमज़ोर क्यों? मालूम है? इन लोगों, इन नाकाम लोगों के वजह से। विदेश में अगर किसी का 100 रुपये भी गिर जाता है ना, तो वो पैसे वहीं पड़ा रहता है, वहीं आसपास के 5 किलोमीटर ज़्यादा बोला, 1 किलोमीटर के अंदर में ही पड़ा रहता है। मगर इंडिया में अगर किसी का 10 रुपये भी गिर जाए ना, तो सब आदमी झपट्टा मार के उठाते हैं। क्यों? इन लाचार नाकाम पुलिस वालों की वजह से, इन नाकामियों के, नाकाम ऑफिसर के वजह से। क्योंकि इनके अंदर तो दम नहीं, ये रिश्वत की भाषा समझते, आम आदमी की नहीं समझेंगे। आम आदमी का अगर समझे ये ना, तो इनको थैंक यू और धन्यवाद और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मगर किसी बड़े आदमी का कर देना तो उनको पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, ब्लैक मनी मिलेगा। तो उनका काम पहला होगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि आपको, आप जो आम आदमी है उनके माथे में एक ही लिखा है कि करो और मरो, टैक्स चुकाओ। भले ही खाना मत खाओ, मगर टैक्स चुकाओ, चाहे वो कैसे भी आने दो, टैक्स दो, टैक्स दो, बस टैक्स दो। मगर वो ये भूल जाते हैं जो टैक्स का पैसा है वो आम आदमी के जेब से आ रहा है। वो उस आदमी के जेब से पैसा आ रहा है जो 2 वक्त की खाना नहीं खा पाता, मगर वो तुम्हारा टैक्स पहला चुका था। कभी गरीब ने कभी चुकाया हो दिखाओ। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। और ये वीडियो में आपको अगर कुछ खामी नज़र आया है या आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कहीं अगर कुछ हेल्प लगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, और कुछ ज़रूरत होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।